हेलो बच्चों, आज हमारा 7 का क्लास इतिहास है, हिस्ट्री लेसन 1। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। जब इस्लाम धर्म भारत में आया, इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई? यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। काबा मक्का। मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। दूसरा, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा है रमजान के पवित्र महीने में रोजा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सहायार्थ देना। पांचवा है हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक शासक होते थे। इन्होंने अपना राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उम्र के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्व सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरा,
कई बार व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तीसरा, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो राय राणाओं की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। चौथा, सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। पांचवा, सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे काम पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे, जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम धर्म लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीयों ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब यहाँ पे है भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। पहले भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा ये जानते हैं। भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। अब अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संस्कृति, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों से विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इन युग को राजपूत युग कहा गया। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इनके इससे परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जात पात तथा भेदभाव के
बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। हिंदी संख्या और अरबी संख्या में यहाँ पे देखिए गिनती दिया गया है। संख्या अरबी संख्या। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य इराक, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनवी नामक के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही उसके दूसरे राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब मोहम्मद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनसे धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1991 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। यहाँ पे देखिए दिया गया है फिगर भारत का। सन 950 से 1250 के बीच भारत के प्रमुख राजवंश। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। दूसरा, भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही मानते थे। तीसरा, सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। चौथा, भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन और महत्वपूर्ण मानते थे। पांचवा,
हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। छठवां, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, आकांक्षा और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। 7वां, भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलीय शास्त्र योग्य है, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 से 1174 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसने चालुक्य वंश के राजा राज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमादिवेद भी था। परमादिवेद के अल्लाउद्दीन नामक के लोग सिद्ध सेना नायकों से भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावार नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। तुर्कों की जीत के कारण इतिहासकार
राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारक बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। दूसरा, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। तीसरा, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। चौथा, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। पांचवा, भारतीय समाज में व्यापक उच्च नीच एवं छुआछूत की भावना। शब्दावली: तुर्क मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। हिजरत: मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस्लाम धर्म के स्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? अरबों द्वारा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सिखाया? सूची बनाएं। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? सही मिलान। तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ? सिंध का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, हिजरी संवत का प्रारंभ। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं। तराई का युद्ध और के मध्य हुआ। तराई का युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा ने पराजित किया। यहाँ पे है प्रोजेक्ट। लेसन हमारा समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।